स्टूडेंट श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के उर्दू साहित्य विषय में मशहूर अफसाना निगार के अफसाना ज़ुका का जायज़ा लेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सुरेंद्र प्रकाश की सवाइने हयात और उनके अदबी कारनामों के बारे में जाना। आज हम इनकी मशहूर अफसाना ज़ुका का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए थे। कमर में खम पड़ गया था, खम यानी झुका पड़ गया था, वो उनकी कमर झुक गई थी और हाथों की नस्लें सामने खुरदरे गोश्त में से उभर आई थी। यानी प्रेमचंद की ये जो कहानी सुरेंद्र प्रकाश ने विजुका की ली है, वो कहाँ से ली है? प्रेमचंद की कहानी से ही ली है। तो उसमें जो प्रेमचंद की कहानी का जो किरदार होता है, जो किसान होता है होरी, वहाँ उसको जवान बताया गया था, लेकिन सुरेंद्र प्रकाश ने अपनी कहानी विजुका में उसे बूढ़ा बताया है। इस असना में उसके दो बेटे हुए थे, जवाब नहीं रहे। यानी प्रेमचंद की कहानी का जो मशहूर किरदार है होरी, सुरेंद्र प्रकाश ने उसको बूढ़ा पेश किया है। तो यहाँ ये बताया गया है कि उसके दो बेटे हुए थे, लेकिन दोनों मर गए। एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया और दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के साथ उसका मुकाबला क्यों हुआ, इसमें कुछ ऐसे बताने की बात नहीं। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ़ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है, तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। यानी जब भी कोई इंसान गैर कानूनी ढंग से कोई काम करता है तो पुलिस से मुकाबला होना उसका लाजमी था। तो हो सकता है उसके दूसरे बेटे ने ऐसा कोई काम किया हो। बस ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था और बूढ़े होरी के हाथ हल्के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, जरा कांपे और फिर उनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। उसने बैलों को हाँक लगाई और हल्का फल जमीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। यानी होरी अपने खेत को जोतने लगा। उन दोनों बेटों की बीवियां थी और उनके 5 बच्चे, 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले के। यानी उनके जो नाती पोते थे वो 5 थे। अब उन सब की परवरिश का भार होरी पर आन पड़ा था। यानी होरी ही अब उनकी परवरिश की जिम्मेदारी लिए हुए था और उसके बूढ़े जिस्म में खून जोर से गर्दिश करने लगा था। यानी उनकी जिम्मेदारी, यानी जो बच्चों की जिम्मेदारी थी 5 बच्चों की, तो उस जिम्मेदारी की वजह से वो वापस मेहनत करने के लिए खड़ा हुआ। चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, उसकी जिस्म में कोई ताकत नहीं थी, फिर भी उसकी जो जिम्मेदारी थी उसे काम करने के लिए एक तरीके से प्रेरित कर रही थी। इस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज़्यादा ही सुर्ख था और होरी के आंगन के कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल कर उन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी और वो उछलते हुए अपना पंडा मिलते पानी उछाल रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी में डाल रही थी। यानी जो गांव में रोटी रखने का जो बर्तन होता है उसमें वो उन रोटियों को बना करके डाल रही थी और होरी अंदर कपड़े बदलकर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर उसने ताक्शे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई थी। उसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर दरवाजे से गुजरकर बाहर आंगन में आ गया। सब तैयार हैं। उसने कदरे ऊंची आवाज़ में पूछा। यानी होरी ने ऊंची आवाज़ में बाहर आकर पूछा कि क्या सब जाने को तैयार हैं? हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहुओं ने अपने सरों पर पल्लू दुरुस्त किए और उनके हाथ तेजी से चलने लगे। होरी ने देखा अभी कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। उसने सोचा ये झूठ हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत न दी होती तो लोग
धड़ाधड़ मरने लग जाते। उनके पास जीने का कोई बहाना ना रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उसे सच साबित करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। होरी के पोते पोतियां और बहुएं अभी अभी बोले हुए झूठ को सच साबित करने में पूरी तंदही से जुट गईं। यानी जो पोते पोतियों ने झूठ बोला था कि हाँ हम खेत पर जाने के लिए तैयार हैं, उस झूठ को सच साबित करने के लिए वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। जब तक होरी ने एक कोने में पड़ी कटाई के औजार निकाले और वो सचमुच तैयार हो चुके थे, यानी बहुत जल्दी वो अब तैयार हो चुके थे। उनका खेत लहला उठा था, यानी अब फसल पक चुकी थी। फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था, इसलिए होरी के लिए कुछ खास दिन भी था और खुशी का दिन भी था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। सब बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है। यानी होरी के घर के आंगन में सूरज की किरणें फैल चुकी हैं। होरी ने अंगूछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है, यानी कितना अच्छा वक्त आया है। ना अहलमत की धोस, ना बीने का खटका, ना अंग्रेज की ज़बरदस्ती और ना जमींदार का हिस्सा। यानी मेरे खेत पर सिर्फ मेरा हक है, उसकी फसल पर सिर्फ मेरा हक है। अब मुझे ना किसी अंग्रेज को कर देना पड़ेगा और ना किसी जमींदार का हिस्सा मेरे खेत में होगा। उसकी नज़रों के सामने हरे हरे खुद से झूम उठे। चलो बापू, उसके बड़े पोते ने उसकी उंगली पकड़ी। बाकी बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपट गए। बड़ी बहू ने कोठरी का दरवाज़ा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सर पर रखी। वीर बजरंगी का नाम लेकर सब बाहर की 4 दीवारी वाले दरवाजे में निकलकर गली में आ गए और फिर दाईं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। गांव की गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों को आ जा रहे थे। सबके दिलों में मुसर्रत के अनार फूटते महसूस हो रहे थे। सबको बहुत खुशी हो रही थी। सबकी आंखें पकी फसलें देखकर चमक रही थी। होरी को लगा जैसे जिंदगी कल से आज जरा मुख्तलिफ है। उसने पलटकर अपने पीछे आते हुए बच्चों की तरफ देखा। वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं, सामले मरियल से, जो जीप गाड़ी के पहियों की आवाज़ और मौसम की आहट से डर जाते हैं। बहुएं वैसी ही थी जैसे कि गरीब किसान बेवा औरतें होती हैं। चेहरे घूंघटों में छुपे हुए और लिबास की एक एक सिलवट में गरीबी यूं की तरह छिपी बैठी थी। वो सर झुकाकर आगे बढ़ने लगा। गांव के आखिरी मकान से गुजरकर आगे खुले खेत थे। करीब ही रहट खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था। दूर तबेले में कुछ गाय, भैंसे और बैल चारा खाकर फुंकार रहे थे। सामने दूर दूर तक लहलाते हुए सुनहरे खेत थे। इन सब खेतों के बाद जरा दूर जब ये सब खेत खत्म हो जाएंगे और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था, जिसमें जूना पककर अंगड़ाइयाँ ले रहा था। और वो सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कीड़े घास पर रेंग रहे हो। वो सब खेत की तरफ जा रहे थे जिसके आगे थल था। थल यानी रेगिस्तान था, दूर दूर फैला हुआ, जिसमें कहीं हरियाली नजर ना आती थी। बस थोड़ी बेजान मिट्टी थी जिसमें पांव रखते ही धंस जाता था और मिट्टी यूं भुरभुरी हो गई थी जैसे उनके दोनों बेटों की हड्डियां चिता में जलकर फूल बन गई थी और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती थी। वो थल धीरे धीरे बढ़ रहा था, यानी धीरे धीरे होरी की जमीन के आसपास रेगिस्तान बढ़ता जा रहा था। होरी को याद आया पिछले 50 वर्षों में वो 2 हाथ आगे बढ़ गया था। यानी धीरे धीरे जो थल था वो जमीन को निगलते हुए जा रहा था। होरी चाहता था जब तक बच्चे जवान हो वो थल उसके खेत तक ना पहुँचे और तब तक वो खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा, यानी वो भी मर चुका होगा। पगडंडियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला और उस पर होरी की
होरी और उसके खानदान के लोगों की हरकत करते हुए नंगे पांव। सूरज आसमान की मशरकी खिड़की में से झांक कर देख रहा था। चलते चलते उनके पांव मिट्टी से अट गए थे। कई इर्द गिर्द के खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ़ थे, यानी उसने देखा कि उसके आसपास के खेतों में भी लोग अपने फसल की कटाई कर रहे हैं। वो आते जाते को राम राम कहते और फिर किसी अनजाने जोश में बलबले के साथ टहनियों को दराती से काटकर एक तरफ रख देते। उन्होंने बारी बारी नाला पार किया। नाले में पानी नाम को भी ना था बहने को। अंदर की रेत मिली मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी और उस पर अजीब व गरीब नक्श व निगार बने थे। वो पानी के पाँव के निशान थे और सामने लहलाता हुआ खेत नजर आता था। सबका दिल बल्लियों उछलने लगा, यानी सब अपने खेत को देखकर बहुत खुश होने लगे। फसल कटेगी तो उनके आंगन फूल से भर जाएगा और कोठरी अनाज से। फिर खटिया पर बैठकर भात खाने का मजा आएगा। भात यानी चावल खाने का मजा आएगा। क्या डकारे आएंगी। पेट भर जाने के बाद उन सब ने एक ही बार सोचा। अचानक होरी के कदम रुक गए। वो सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो सब कभी होरी और कभी खेत को देख रहे थे कि अचानक होरी के जिस्म में जैसे बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई। उसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज लगाई, अबे कौन। इसके बाद आगे की कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। शुक्रिया।